हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद हम लोग सीधे आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को चेक कर लेना है। उसके बाद ही हमें अपनी आईटीआर फाइलिंग को स्टार्ट करना है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई भी इनकम टैक्स से नोटिस नहीं आएगा और आपकी आईटीआर आराम से प्रोसेस हो जाएगी, आपका रिफ़ंड भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले माय प्रोफाइल में जाना है। यहाँ राइट हैंड साइड में आपको माय प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, साथ ही यहाँ पर आधार और पैन आपका लिंक है या नहीं वो भी डिस्प्ले होता है, जैसे कि यहाँ पर लिंक्ड लिखा हुआ आता है। तो ये चीज़ आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेनी है कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं। अगर ये लिंक नहीं हुआ तो आपका रिफ़ंड नहीं आ पाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ यहीं पर आपको मिलता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको चेक कर लेना है कि जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया गया है वो आपका अपना पर्सनल नंबर है। कई बार जिन लोगों से हम आईटीआर फाइल करवाते हैं, आपके सीए हुए या आपके एडवोकेट हुए, वो लोग यहाँ पर नंबर को चेंज करके अपना नंबर दे देते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी डिपार्टमेंट से कोई कम्युनिकेशन आती है तो वो उनके नंबर पे चली जाती है और आपको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। यहाँ पर आपको एडिट करके अपना मोबाइल नंबर देना है और अपनी ही ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है, जिससे कि कोई भी नोटिस आएगा या कोई भी कम्युनिकेशन होगी तो वो आपको पता चल जाएगी। माय प्रोफाइल वाले सेक्शन में आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है और करेक्ट कर लेनी है। आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है वो भी आप यहाँ पर सही से एंटर कर लीजिए। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेक कर लीजिए और साथ ही आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं ये भी आप चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पर साइड में मिलेगा आपको बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपके सारे बैंक अकाउंट्स डिस्प्ले होते हैं जो भी आपके इंडिया में हैं। अगर आपने सारे अकाउंट्स की डिटेल यहाँ पे नहीं दी हुई है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको ऊपर ऐड बैंक अकाउंट का टैब मिलेगा, यहाँ से आप ऐड कर लेंगे और जो भी आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड है उसमें वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड लिखा हुआ होना चाहिए। साथ ही आपको एक बैंक यहाँ पर रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है। अब बैंक अकाउंट सिलेक्शन का प्रोसीजर चेंज हो गया है। अब हमें आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर बैंक अकाउंट नॉमिनेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अगर आपको 2-3 बैंक दिख रहे हैं, किसी भी बैंक अकाउंट को रिफंड के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहीं पर मिलेगा। आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर जो पहले ऑप्शन आता था बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का, वो अब आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी बैंक अकाउंट ऐड करना है, यहाँ पर जाएंगे ऐड बैंक अकाउंट। यहाँ पर अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट टाइप में सेविंग है, करंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है। इसके बाद ये प्राइमरी अकाउंट है या फिर आप जॉइंट होल्डर हैं, इसमें आईएफएससी कोड देना है। और यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप इसी बैंक को रिफंड के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो आप येस या नो पे सिलेक्शन कर सकते हैं। और इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप इसे वैलिडेट कर देंगे तो आपका ये बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद दूसरा काम आपको करना है, आपको जाना है पेंडिंग एक्शंस में। यहाँ पर जाएंगे आप रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में और आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपकी कोई डिमांड तो नहीं आई है पिछले किसी साल की। इसी तरह से हम पेंडिंग एक्शन में जाके पहले ई प्रोसीडिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर भी हम पहले चेक कर लेंगे कि क्या हमारे पास कोई नोटिस तो नहीं आया है। कई बार नोटिस आता है, हमारी मेल मिस हो जाती है हमसे और हम नहीं देख पाते हैं कि हमें कोई नोटिस आया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले ज़रूर कंफर्म कर लेनी है जब भी आप अपनी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको कौन सा काम करना है, आपको सबसे पहले अपने 26 AS को डाउनलोड करना है। ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 AS, कन्फर्म, आई अग्री, प्रोसीड और व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 24-25 HTML और ये डाउनलोड। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस वाले असेसमेंट ईयर की आपको सारी TDS की एंट्रीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। 26 AS में हमें सिर्फ वही एंट्रीज़ मिलती हैं जिन पर कि TDS डिडक्ट होता है।
तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। दूसरा काम आपको करना है, अपना एआईएस स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। चलिए देखते हैं, डैशबोर्ड पे चलेंगे। यहाँ ऊपर ब्लू लाइन में मिलता है हमें एआईएस, प्रोसीड, एआईएस। अब यहाँ पर एआईएस स्टेटमेंट हमें दो तरह से मिलता है। ये तो है एआईएस जो कि होता है डिटेल्ड फॉर्म, और ये है इसी का समरी फॉर्म जिसे हम कहते हैं टीआईएस। दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल में मिलता है और यहाँ पर है समरी फॉर्म। अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें जहाँ से भी इनकम्स आ रही हैं वो सब यहाँ पर हमें दिख जाती हैं। अब बहुत से लोग सिर्फ 26 AS के बेस पर अपनी ITR फाइल कर देते हैं और वो यहाँ AIS स्टेटमेंट को चेक नहीं करते हैं। 26 AS में हमें सारी इनकम्स नहीं दिखती हैं, लेकिन TIS में हमें वो भी इनकम्स दिख जाती हैं जो कि हमें 26 AS में नहीं मिलती है। जैसे कि आपने क्रिप्टो में ट्रेड किया है, या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आपने ऑनलाइन गेमिंग से कोई भी पैसा कमाया है, या फिर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर आपने सेल की है, या फिर आपकी बिजनेस रिसीट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें TIS में दिख जाती हैं। अब हम TIS को ओपन करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले होती हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं, सैलरी की इनकम हमें ये 26 AS में दिख रही थी, जो कि यहाँ भी दिख रही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पर हैं वो हमें 26 AS में नहीं दिख रही थी। जैसे कि डिविडेंड है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है। और आपको कौन सी ITR फाइल करनी है, कौन से फॉर्म का सिलेक्शन करना है, ये भी आपको AIS से ही पता चलता है। जैसे कि अगर आपने 26 AS के माध्यम से देखा होता तो वहाँ पर सिर्फ सैलरी दिख रही थी, तो आप ITR 1 को फाइल कर देते। लेकिन जब हम AIS को ओपन करते हैं या TIS को ओपन करते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड म्यूचुअल फंड्स की सेल भी है। इसके लिए ITR 2 एप्लीकेबल हो जाती है। तो इस केस में अगर आप ITR 1 फाइल कर देंगे तो वो डिफेक्टिव हो जाएगी और आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। इसलिए आपको हमेशा TIS स्टेटमेंट को चेक करना है और वहीं से आप पता करेंगे कि कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल है। बस यही सब आपको चेक करना है। हमने इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस किया है कि आपको किस तरह से अपनी ITR फाइलिंग स्टार्ट करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको पहले से चेक कर लेनी है। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद अपनी ITR फाइल करेंगे तो आपको कभी भी नोटिस नहीं आएगा और आपका रिफ़ंड भी आराम से अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक ज़रूरी बात जो हम अपने हर वीडियो में कहते हैं कि आपको कभी भी फेक डिडक्शंस क्लेम नहीं करने हैं। अगर आप अपनी टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा कि आप 31 मार्च के पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लें, जिससे कि आप ITR फाइलिंग के टाइम पर डिडक्शंस क्लेम कर पाएँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते हैं तो सरकार ने आपको एक न्यू रिजीम दे दी है जहां पर कि टैक्स रेट्स काफ़ी कम हैं। ओल्ड रिजीम के कंपैरिजन में न्यू रिजीम में रेट्स कम हैं, तो आप न्यू रिजीम में फाइलिंग करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।